इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राजीव। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टोव की। रोस्टोव ने एक विकास मॉडल प्रस्तुत किया है, ग्रोथ मॉडल ऑफ रोस्टोव। उनका आर्थिक विकास का जो मॉडल है वह ऐतिहासिक क्रम पर आधारित है और आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उन्होंने ऐतिहासिक क्रम के अनुरूप उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसी देश या अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य रूप से 5 चरणों में होता है। ये प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टोव का मानना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास, किसी भी देश का विकास उनके अनुसार 5 चरणों में होता है। पहला चरण था परंपरागत अवस्था, द ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा था द प्री टेक ऑफ स्टेज, स्वयं स्फूर्ति के पूर्व की दशा। और तीसरा है द टेक ऑफ स्टेज और चौथा है ड्राइव टू मैच्योरिटी और 5वां है स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अर्थात परंपरागत समाज की अवस्था, दूसरा स्वयं स्फूर्ति के पूर्व की दशा, तीसरा स्वयं स्फूर्ति की दशा, चौथा परिपक्वता की अवस्था और 5वां उच्च स्तर उपभोग की अवस्था। इन 5 अवस्थाओं में उन्होंने किसी देश या देश की अर्थव्यवस्था के विकास का वर्णन किया है। परंपरागत समाज की अवस्था से उनका तात्पर्य था कि एक ऐसा समाज जहां परंपरागत तकनीक, रूढ़िवादी मानसिकता और भौतिक जगत के विकास से खुद को दूर रखने वाला एक वर्ग, जिसको भौतिकवादी दुनिया से, भौतिकवादी समाज से और जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं हो, जो परंपरागत रीति रिवाज, लोकाचार और जनरीतियों में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तत्पर रहता है। यह वह समाज है जो न्यूटन के विकास सिद्धांत का या न्यूटन का जो थ्योरी आया, उस थ्योरी के पूर्व का जो व्यवस्था था, जिस व्यवस्था में यहाँ के लोग जीते थे, जिस व्यवस्था में यहाँ के लोगों का जीवन था, उस व्यवस्था के बारे में वह समाज अवगत है। उस व्यवस्था से उस समाज को कोई मतलब नहीं है। जहाँ विकास की बात हो, जहाँ पर्यावरण में विकास की बात हो, जहाँ व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की बात हो, यानी न्यूटन के पूर्व के विज्ञान व तकनीकी पर आधारित उन लोगों का जीवन था और वह उत्पादन फलन कार्य करने के पीछे जो विकसित दृष्टिकोण था, उन विकसित दृष्टिकोण से वह दूर दूर तक अपरिचित था। अर्थात उत्पादन कार्य करने की जो तकनीकी थी या उसका जो दृष्टिकोण था वह काफी संकुचित था। परंपरागत समाज की अवस्था में कुछ विशेषताएं होती है।
वह विशेषता क्या है? यह परिवर्तनशील नहीं होता है। परिवर्तन के मूल में या परिवर्तन रहित समाज होता है जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। परिवर्तन इसके जड़ में नहीं होता है। परंपरागत रीति रिवाज एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन किया जाना, ऐसे समाज में जो परंपरागत समाज में जीते हैं वहाँ आप उसके मूल्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके जीवन मूल्य में कोई बदलाव नहीं ला सकते। वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से जीना चाहता है। कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता है या अधिकांश लोगों का जीवन का जो आधार है वह कृषि है। कृषि के द्वारा ही उन लोगों का जीवन यापन होता है। जीविकोपार्जन का मुख्य आधार जो है वह कृषि है। राज्य के आय का या आगम का भी आधार का मुख्य द्वार जो है उसको आप कृषि को मान सकते हैं, या भूमि द्वारा ही उसके आय का आधार का निर्धारण किया जा सकता है। फिर शिल्प का विकास ऐसे समाज में धीरे धीरे होता है। तेजी से आप उस समाज में वैज्ञानिक तकनीकी का या शिल्प का विकास नहीं कर सकते हैं। सामाजिक संरचना और पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना का जो आधार है वह पारिवारिक और जातिगत ढांचे में बंधा हुआ होता है। वह परिवार और जाति से दूर जाकर के कुछ सोचना ही नहीं चाहता है, उसका दायरा बहुत सीमित होता है। दूसरा, स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा है। द प्री टेक ऑफ स्टेज जो है, उस स्टेज के बारे में प्रोफेसर रोस्टोव का मानना था कि विकास की इस दूसरी अवस्था में पूर्व के दशाओं का आधार जो है वह मुख्यतः सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में आधारभूत परिवर्तन लाती है। यानी सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना और आर्थिक संरचना के अंदर आधारभूत परिवर्तन लाने वाला जो स्टेज है उसको स्वयं स्फूर्ति के पूर्व की दशा हम लोग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है, या शताब्दी आप कह सकते हैं, इससे भी अधिक लग सकता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? किस तरह के परिवर्तन की बात है? कहते हैं कि इसमें दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। यह दूसरा स्टेज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परंपरागत अवस्था जो है, परंपरागत समाज की अवस्था का दूसरा स्टेज है, यहाँ उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग में सुधार होने लगता है। अब वह नई तकनीकी के और अपने को अग्रसारित करता है या अपने को मोड़ लेता है, नई तकनीकियों से जोड़ने का प्रयास करता है, लाभ प्राप्त करने की इच्छा उसमें जागृत हो जाती है, जोखिम सहन करने की क्षमता उसके अंदर आने लगती है, वह चाहता है कि हम जोखिम उठाएं। और कर प्रणाली, वित्तीय प्रणाली, इस व्यवस्था में भी धीरे धीरे क्रमवार सुधार होने लगता है। और धीरे धीरे जब परिवर्तन की लहर आती है तो उसके जीवन मूल्य में परिवर्तन होने लगता है, या सामाजिक शक्ति भी प्रभावित होता है। 1848 की जर्मनी की क्रांति, 1868 में मीजी पुनर्जागरण, चीन में साम्यवादी शक्तियों का विजय और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति, ये सब इसके मुख्य उदाहरण हैं। जो स्वयं स्फूर्ति के पूर्व की दशा में जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों का यह उदाहरण है, जिसमें हम लोग जापान की मीजी पुनर्जागरण, चीन की साम्यवादी नीति, जर्मनी की उस व्यवस्था में जिसमें तेजी से परिवर्तन हुआ और उसके कारण विनियोग पर
परिव्यय बढ़ गया, आय वितरण, आर्थिक संस्थाओं का चरित्र एवं सामाजिक शक्ति, सामाजिक मूल्यों आदि में तेजी से वृद्धि हुई, काफ़ी प्रभाव पड़ा। इस तरह से आप तीसरा स्टेज को समझें जिसमें स्वयं स्फूर्ति की दशा है, द टेक ऑफ स्टेज। रोस्टोव का मानना था कि टेक ऑफ स्टेज में प्रेरक शक्तियां काम करती है। लोग प्रेरणा लेकर के और जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और यह एक राजनीतिक क्रांति का भी रूप धारण कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर, दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए दुनिया के भौतिक सुख सुविधाओं में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है और वह सामाजिक संगठनों में भागीदारी सुनिश्चित करने लगता है, सामाजिक शक्तियों के मूल्यों एवं उसके संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। इस तरह की व्यवस्था बनती है। चौथा स्टेज जो रोस्टोव ने बताया कि ड्राइव टू मैच्योरिटी, परिपक्वता का अवस्था। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के विकास में जब वह समाज, वहाँ की अर्थव्यवस्था के अंदर जीवन यापन करने वाले लोग जब परिपक्वता की अवस्था में पहुंचता है तो स्वयं स्फूर्ति की अवस्था के बाद की यह अवस्था है जिसमें अधिकांश लोगों के जीवन जीने का सलीका, तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाता है। वह तेजी से अपने को जीवन में उन सभी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने लगता है। उसको लगता है कि हमको जीवन की उन सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहिए जिनका निर्माण मेरे लिए हुआ है। इस सृष्टि पर जितने सारे भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं उन सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं पर आधुनिकता का प्रभाव बढ़ने लगता है, आधुनिक तकनीकी का प्रभाव पड़ने लगता है और यह स्पष्ट रूप से उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके रहन सहन के स्तर में आपको दिखाई देने लगता है। वह नई नई तकनीकियों का खोज करने लगता है, नए नए उद्योगों को फलते फूलते देखना पसंद करता है। कोयला, लोहा, इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योगों के जगह मशीन, रसायन और विद्युत यंत्र उद्योग आदि को स्थापित करता है। अर्थात नए दृष्टिकोण को लेकर के अपने जीवन में विकास के शीर्षतम बिंदुओं को, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जो शीर्ष व्यवस्थाएं दुनिया के अंदर हैं, उन व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक ललक जागृत हो जाता है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए स्वयं के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में विकास को नई ऊंचाई देने के लिए वह हर पल संघर्ष करना चाहता है। वह प्रयास करना चाहता है कि हम अधिकतम सुख सुविधाओं की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। और जब स्तर परिपक्वता की आ जाती है, 10 से 20% व्यक्तिगत आय का लोग विनियोग करने लगता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाता है, उसके आय का स्तर वृद्धि होगा तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति का या उस समाज का या उस अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी तेजी से परिवर्तन आने लगता है। और 5वां स्टेज है द हाई मास कंजम्पशन का, या उच्च स्तर पर उपभोग का। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था के अंतर्गत समाज या व्यक्ति उन वस्तुओं के उपभोग पर बल देता है जो काफी टिकाऊ हों, यानी टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग पर
वह बल देता है, वह चाहता है कि हम ऐसे वस्तुओं का उपभोग करें जो टिकाऊ वस्तुएं हों। उसकी जीवन जीने की जो नई जागृति है, नई ऊर्जा जो उसके अंदर डेवलप करती है, वह क्या है? वह जीवन के विभिन्न सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, उन तमाम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इस दुनिया के अंदर होता है, ऐसे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना चाहता है। उसका जीवन का जो आधार है वह सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हाई लेवल के जो कंजम्पशन हो सकते हैं, भौतिकवादी दुनिया में वह प्रवेश कर जाता है। यानी भौतिक जगत के अंदर दुनिया की जो खूबसूरत वस्तुएं हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, जो उसके व्यक्तिगत जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ऐसे सुख सुविधा की वस्तुओं को वह प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम और आप अपने परिवार के अंदर जब सामान्य व्यवस्थाएं पूरी हो जाती है, रहने की, खाने की, शिक्षा की, चिकित्सा की, तो हम क्या चाहते हैं? अपनी सुख को, भौतिक सुख को कैसे और बढ़ा सकते हैं? हम ठंडा पानी कैसे पी सकते हैं? तो फ्रिज की व्यवस्था, रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, मशीन जो धुलाई करने के काम में आती है ऐसी, इस तरह के उपकरणों की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के उपकरणों को संग्रहित करने का प्रयास वह धीरे धीरे करने लगता है। और यह प्रयास उसके जीवन की अपेक्षाओं को पूरा करने में कारगर साबित होता है। वह समाज के अंदर आर्थिक विषमताओं को दूर करना चाहता है। इस तरह की अवस्था में जब कोई राष्ट्र या कोई अर्थव्यवस्था प्रवेश कर जाता है तो वह सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देता है, श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी नीतियाँ या कार्यक्रमों को लागू करने पर बल देता है, सामान्य जनमानस के सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की नीतियों को, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को सरकारें लाती है, जिससे समाज के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को भी हम हाई मास कंजम्पशन के स्टेज पर ले जा सकें। द स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन में प्रवेश कराने के लिए उस देश के अंदर, उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो निचले स्तर के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए भी विभिन्न स्तरों पर उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉलिसी बनाना और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देना, इस तरह के कार्यक्रमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मूल रूप से प्रोफेसर रोस्टव ने ग्रोथ मॉडल जो दिया है, ग्रोथ मॉडल यह उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इन पांचों स्टेज की चर्चा उन्होंने की थी कि दुनिया के अंदर जो भी राष्ट्र आज विकास कर रहा है वह उसका क्रम है, और विकास के इन पांचों क्रमों से होकर वह गुजरता है। इस तरह के विकास मॉडल को या इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को देने का काम प्रोफेसर रोस्टोव ने किया। आज हम उस पर चर्चा किए। यदि हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे विषय पर आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।